गर्मियों में आपको तकरीबन 25 से 26 हज़ार मेगावाट सस्टेन्ड एनर्जी चाहिए। एक बहुत बड़ा फुकदान आ रहा है, यहाँ पे काश्तकार जो है वो दरबदर फिर रहे। हुकूमत सारे का सारा पैसा कर्जा उठाने के लिए ले रही है, वो अपने अखराजात चलाने के लिए वो कर्जा उठा रही है बैंकों से। यहाँ पे आईन और कानून का फुकदान है। लंदन की अदालतों पे उनको मतलब एतबार है, पर पाकिस्तान की अदालतों पे नहीं है। वो कौन है? वो जिसने यूनियन काउंसिल अपनी हारी थी घर की, उसकी बात कर रहे हैं। जी वो कह रहे हैं ठीक है, फिर या यूनियन काउंसिल हार गई तो फिर वो पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है तो पार्टी में उसकी क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि इकनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान को जो कर्जे चाहिए उसका अभी तक 50% टारगेट भी वसूल नहीं हुआ, मतलब हासिल नहीं हुआ। सबसे पहली बात। दूसरी अहम बात ये कि आप ये देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर स्ट्रेस है रेवेन्यू कलेक्शन के। तीसरी बात, आपने एनर्जी के हवाले से आप देखें तो आपका हर महीने $750 मिलियन जो है आपकी LNG इंपोर्ट होती है। तो जिस वक्त आपको ज़राए मुबादले की का फुकदान हो गया या शॉर्टेज होगी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ऊपर से गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में आपको तकरीबन 25 से 26 हज़ार मेगावाट सस्टेन्ड एनर्जी चाहिए। और इस वक्त जो हालात भी जा रहे हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी। अभी से आपकी लोड शेडिंग शुरू है। कल पहली बार जिस वक्त मैं बात कर रहा था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, पार्लियामेंट के अंदर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में पहली बार मैंने देखा है कि वहाँ पे भी लोड शेडिंग हुई और ट्रिपिंग्स हुई। पूरे मुल्क पे इस वक्त देखें ट्रिपिंग्स का हाल, पूरे मुल्क में वोल्टेजेस का हाल देख लें, लोड शेडिंग का हाल देखें, और अभी तक तो पूरी तरह गर्मियाँ शुरू नहीं हुई। सो लिहाजा एक बहुत बड़ा फुकदान आ रहा है आपकी एनर्जी की फील्ड में। आप वीट सपोर्ट प्राइस देखें, आप गंदम के हालात देखें। इस वक्त गंदम जो है इनको इंपोर्ट करनी पड़ेगी फिर से, अभी से ही उस पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। वीट सपोर्ट प्राइस इन्होंने कम कर दी है। यहाँ पे काश्तकार जो है वो दरबदर फिर रहे, उसकी गंदम जो है वहाँ पे पड़ी होगी, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ इन्होंने कह दिया कि जी इस हुकूमत ने, मकाना हुकूमत ने, कि जी 16 रुपए की रोटी हम लोग बेचेंगे। कहाँ पे मिल रही है 16 रुपए की रोटी? कहीं पे नहीं दस्तयाब। आप आटा, चीनी, टमाटर, आलू, गोश्त, किसी चीज़ का भाव देखते आपकी अफराद-ए-ज़र इस वक्त तकरीबन, जिसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो तकरीबन 40-45% से ज़्यादा है। और आप सूद की शरह देखें, तकरीबन 24% के करीब है। और एक आम आपका सनतकार या आपका कारोबारी आदमी जाता है तो उसको तकरीबन 28-29% पे पड़ता है। कौन सा कारोबार 28-29% सूद दे के चल सकता है? इसके साथ आप ये देखें कि बैंक जो है वो सारे का सारा अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो कर्जे, वो आगे कर्जा या देते हैं मार्केट में, या फिर इस वक्त तो मैंने कल कोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है, जिस तरह एक वैक्यूम क्लीनर होता है या सक्शन पंप होता है, वो हुकूमत सारे का सारा पैसा कर्जा उठाने के लिए ले रही है, वो अपने अखराजात चलाने के लिए वो कर्जा उठा रही है बैंकों से। 86% उधर जा रहा है। तो जिस वक्त 86% उधर जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो आ नहीं रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आईन और कानून का फुकदान है, और उसको अपने अखराजात पूरा करने के लिए हुकूमत को और स्टेट बैंक को नोट छापने पड़ेंगे, और उसके साथ मजीद अफराद-ए-ज़र बढ़ेगी। तो इन हालात में कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी? आप ये देखिए, अभी ये केस जो चल रहा है, इतना भंडा केस है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीवी के खिलाफ, इसकी तुक नहीं बनती। ये रूल ऑफ लॉ से चलेगा। साइफर का केस देख लें, इससे भी और बॉन्ड, मतलब ये बॉन्डा है वो भी बॉन्डा, इसके साथ तोशा खाने का बॉन्डा केस, ये 3 केस इसके, मतलब इन केसों की वजह से बुशरा बीवी जो है वो ज़ेर हिरासत हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ज़ेर हिरासत हैं। ये रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, ये तो कोई और ही चीज़ चल रही है मुल्क में। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो कोई अंधा या वो तो नहीं है, उनने दुनिया देखी होती है। वो देखते हैं कि जिस मुल्क में ये सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर हैं, कानूनदान है, मानाज, इनसे पूछें इनके क्लाइंट्स जो बाहर से आते हैं वो सबसे पहले चीज़ क्या देखते हैं मुल्क में, कि आया इस मुल्क में आइन और कानून नामी कोई चीज़ है कि नहीं है, तब वो सरमायाकारी करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेजोर की क्लॉज जब डालते हैं कि कौन सी अदालत में जाके कोई तनाज़ा होगा वो बात करेंगे, तो जब वो पाकिस्तानी अदालतों का वो लिखते हैं, लोग कहते हैं जी मेहरबानी बहुत शुक्रिया हम गए।
पूछ लीजिएगा बैरिस्टर साहब से, वो कहते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हम लोग लंदन में करेंगे। क्यों? क्योंकि लंदन की अदालतों पे उनको मतलब एतबार है, पर पाकिस्तान की अदालतों पे नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ वहाँ पे कौन सा सरमायाकारी आएगी? अहमकों की दुनिया में ये रहते हैं। सो लिहाजा आपका इतनी बड़ी तमीज़ मैंने बांधी है कि इन हालात में कैसे चल सकती है हुकूमत। इस हुकूमत को चलाने के लिए एक शख्स की ज़रूरत है और वो है कैदी नंबर 804 जो कि अडियाला जेल में। उमर अयूब साहब, आपका पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का बयानिया था कि इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन में जब उतारा गया जनरल बाजवा का उसमें किरदार था, लेकिन जनरल बाजवा ने हाल ही में कुरान पर हाथ रख के कहा है कि उनका कोई इसमें किरदार नहीं है। तो इससे तो वाज़ेह हो गया कि जनरल बाजवा साहब इससे उनका कोई किरदार नहीं है, बरी ज़िम्मा हो गए। जिस वक्त जनरल बाजवा साहब कैडेट थे उन्होंने ओथ लिया था, उन्होंने कसम उठाई थी कसम परेड पे, और उस पीएमए में और उस कसम परेड में उन्होंने कहा था कि मैं किसी सियासी उस पर नहीं करूँगा। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब का बयान देख लें, आप ख्वाजा आसिफ का बयान देख लें टीवी पे, तो 2 against 1 तो हो गया। तो या वो दो साहिबान जो है वो गलत बात बयान कर रहे हैं या फिर जनरल बाजवा साहब उनसे सर नवाज शरीफ साहब जो है वो इस टाइम जो है दौरे पे गए हुए हैं चीन के, सर उनके पास कोई ओहदा नहीं है, किस हैसियत से सर वो गए हुए हैं वहाँ? वो उनसे पूछा, मुझे नहीं पता। अच्छा, उमर अयूब साहब, राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है कि इमरान खान पीटीआई की क़यादत अगर बातचीत कर ले तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आप इमरान खान, राना सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट है कि अगर पीटीआई की क़यादत बात कर ले तो? कौन है वो जिसने यूनियन काउंसिल अपनी हारी थी घर की, उसकी बात कर रहे हैं? जी वो कह रहे हैं ठीक है, फिर या यूनियन काउंसिल हार गई तो फिर वो पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, पार्टी में उसकी क्या